हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MEG 5 के ब्लॉक 2 का एक टॉपिक है अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो है, इसको अरिस्टोटल ने लिखा था पोएटिक्स में अपने, और ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। पब्लिश्ड हुआ था 335 BC में। ये एक 20 पेजेस की बुक है जिसमें अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स बताए हुए हैं ट्रेजेडी के बारे में, और इन्होंने ट्रेजेडी को सुपीरियर बताया हुआ है, कॉमेडी और एपिक से भी ज़्यादा सुपीरियर ट्रेजेडी को बताया है। और इन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी क्या होती है, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं उसमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स के साथ साथ उसकी क्वालिटीज़ भी बताई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is tragedy? According to Aristotle, tragedy is like a poetry, is a kind of imitation, mimesis, but additionally serious purpose होता है इसका, और डायरेक्ट एक्शन होता है, न कि नरेटिव होता है। मतलब कि अरिस्टोटल कह रहे हैं कि जो ट्रेजेडी होता है वो पोइट्री की तरह ही इमिटेशन होता है, मिमेसिस होता है, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ें क्या होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्पस के साथ होता है, और इसमें डायरेक्ट एक्शन होता है, मतलब एक्टिंग ज़्यादा होती है। इसमें नरेटिव नहीं होता है, कोई कहानी बताई नहीं जाती है, बल्कि इसको दिखाई जाती है, एज अ प्ले इसको परफॉर्म किया जाता है जिसमें डायरेक्ट एक्शन हो। फिर ये कहते हैं कि हर ट्रेजेडी में ट्रैजिक हीरो से ही ट्रेजेडी शुरू होती है, जो अपने प्राइम फॉर्म में होता है। प्राइम फॉर्म का मतलब होता है कि वो ही प्राइमरी फोकस होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जो है वो अराउज होती है, वो हमेशा वो सेंटर फॉर्म में रहेगा। जो हीरो है, ट्रैजिक हीरो, उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी बुनी जाती है। फिर ये कहते हैं कि जो हीरो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए एंड हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ट्रेजेडी में ऐसा सीन शुरू में जब दिखाया जाता है तो लास्ट में जब उसका डाउनफॉल होता है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। तो ये कहते हैं कि जो हीरो है, ट्रैजिक हीरो, वो बहुत ही सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। और कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ट्रैजिक फ्लोज होते हैं, और जो कि उसके अल्टीमेटली जो डाउनफॉल है उसका कारण बनते हैं, उसका कॉज बनते हैं। क्योंकि वो जो ये ट्रैजिक फ्लॉ किसको कहते हैं, उसकी छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं, उन्हीं गलतियों की वजह से वो अपने फॉर्चून को मिसफॉर्चून में बदल देता है और अपनी डाउनफॉल को ले आता है, अपने डिस्ट्रक्शन को ले आता है, यानी अपना ही पतन कर लेता है खुद से अपनी गलतियों के कारण। फिर ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, tragedy depicts the downfall of a noble hero or heroine, usually through some combination of hurries, fate and the will of the gods। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हीरो है या हीरोइन है उसका डाउनफॉल होता है जो उनकी गलती होती है, जो उनका घमंड होता है या गलती होती है, उसी की वजह से। और इसमें कभी कभी गॉड की भी मर्ज़ी होती है, गॉड की वजह से भी उनका डाउनफॉल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है उसके मन में दया, करुणा जो है उसका भाव प्रकट होता है, वो अराउज होता है, उनको पिटी एंड फियर अराउज होता है। तो वही ट्रेजेडी होता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ऑडियंस के मन में पिटी एंड फियर की फीलिंग को अराउज करना ही होता है एक ट्रेजेडी का मेन मकसद। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसमें अरिस्टोटल्स व्यू ऑफ ट्रैजिक हीरो। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक ट्रैजिक हीरो कैसा होता है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रैजिक हीरो है वो जो स्टोरी है उसी के ऑल अराउंड घूमती रहती है, यानी कि वो अपने प्राइम फॉर्म में होता है, प्राइमरी फोकस वही होता है, और पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस है और हैमलेट है, आप देखेंगे तो उसमें लगभग हर जगह पे फॉस्टस और जो हैमलेट है उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जो है घूमती रहती है। हर एक सीन में आपको वही सेंटर में दिखाई देंगे जो मेन कैरेक्टर हैं, जो ट्रैजिक हीरो है। अब कहते हैं कि जो ट्रैजिक हीरो है वो एक ग्रेट मैन होना चाहिए, ना ही वो एक पैरागॉन यानी कि कोई विरोधी या आदर्शवादी व्यक्ति होना चाहिए वर्च्यू और जस्टिस का, मतलब जस्टिस और वर्च्यू का विरोधी भी नहीं होना चाहिए, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि और ना ही
जो चेंजेस है, जो मिसफॉर्चून है, वो उसके रियल बैडनेस की वजह से आना चाहिए और वीकनेसेस की वजह से। मतलब उसके अंदर जो है वो वीकनेस नहीं दिखाई जानी चाहिए और इतना ज़्यादा वो बैड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं होता है और ना ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है वर्च्यू और जस्टिस के लिए। बल्कि वो क्या होता है कि एक गुड मैन होता है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन वो कुछ मिस्टेक्स करता है जिससे वो अपने डाउनफॉल को ले आता है। अब ये डाउनफॉल जो होता है इसी को हमर्शिया बोला जाता है। हमर्शिया क्या होता है इसे हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे। ये जो ट्रेजेडी होती है इसका एक मेन टर्म है हमर्शिया। हमर्शिया के बिना ट्रेजेडी कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो हमर्शिया पे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का ये, और इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। हमर्शिया क्या होता है, व्हाट इज़ हमर्शिया? हमर्शिया को देखें तो ये जो है एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जो ट्रेजेडी का, और ये एग्ज़ाम में आता है। हमर्शिया इज़ अ ग्रीक लिटरेरी टर्म दैट रिफर्स टू अ ट्रेजिक फ्लो और मिस्टेक्स दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो हमर्शिया है वो ग्रीक लिटरेरी टर्म है और ये रेफ़र करता है ट्रेजिक फ्लोज़ को, मिस्टेक्स को, जो कि कैरेक्टर के डाउनफॉल का कारण बनता है। और हमर्शिया एक ऐसा पर्सनल एरर है जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी को ट्रेजिक डाउनफॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमर्शिया है ये जो टर्म है ये ट्रेजेडी के ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। मतलब जितना बड़ा हमर्शिया होगा, जितना हाई हमर्शिया दिखाया जाएगा वो ट्रेजेडी उतनी ही ज़्यादा ग्रेट होगी। तो इसमें कहते हैं कि जो हीरो होता है वो बहुत ही ग्रेट होता है और उसका एम्बिशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि वही हमर्शिया को डिफ़ाइन करता है, और उसकी डाउनफॉल भी उतनी ही ज़्यादा हाई होती है, उतनी ही ज़्यादा डीप होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर जो ट्रैजिक हीरो है वो जितना ऊंचाई पे होगा उतनी ही तेज़ी से और उतना ही गहरा नीचे गिरेगा, तो यही हमर्शिया होता है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लें जो क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस है नॉवल, उसमें यही दिखाया गया है। जो डॉक्टर फॉस्टस होता है वो एक स्कॉलर होता है और उसका जो एम्बिशन होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो ब्लैक मैजिक को स्टडी करने के लिए अपना एम्बिशन इतना हाई बना लेता है कि एक पढ़ा लिखा स्कॉलर होने के बावजूद भी वो अपने ब्लैक मैजिक की स्टडी को करते करते मुसीबत में अपने आप को डाल लेता है और लूसीफर को बुला लेता है जो है ब्लैक मैजिक के पावर्स को पाने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, और एक अपने ब्लड से एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है जिसमें वो अपने सोल का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यही उसकी जो गलती है, उसका एम्बिशन हाई हो जाता है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की जो गलती करता है इसी की वजह से उसका जो है डाउनफॉल होता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। उसको अपनी जो है सोल को वहाँ पे लूसीफर को देना पड़ता है। अगर हैमलेट की बात करें तो हैमलेट में भी सेम चीज़ दिखाई गई है। और अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी के में कितने एलिमेंट्स एरिस्टोटल ने बताए हुए हैं। तो इसमें 6 एलिमेंट्स इन्होंने बताए हुए हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूज़िक एंड स्पेक्टेकल। तो इन जो एलिमेंट्स हैं इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट एंड सेकंड, प्लॉट एंड कैरेक्टर। और प्लॉट एंड कैरेक्टर को एरिस्टोटल ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है। अब बाकी ये जो 4 हैं थॉट, डिक्शन, म्यूज़िक एंड स्पेक्टेकल, इसे थोड़ा लीस्ट बताया हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट एंड कैरेक्टर्स। तो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट देख लेते हैं। प्लॉट जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक ट्रेजेडी का, और ये जो है प्लॉट होता है इसे बहुत ही इसका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, इंसिडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लॉट का अरेंजमेंट मतलब जो सीन चल रहा है उस सीन के अकॉर्डिंग ही प्लॉट का अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो सीन है वो अच्छे से समझ में आए। फिर ये जो प्लॉट होता है ये ट्रेजेडी का सोल होता है। प्लॉट मस्ट बी अ कंप्लीट वाइल विद अ डिफाइंड बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं अरिस्टोटल कि जो प्लॉट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक मिडल पॉइंट होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि इट शुड बी सच दैट द ऑडियंस कैन कॉम्प्रीहेंड विदाउट डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑडियंस है वो इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए, तो ऐसा होना चाहिए एक ट्रेजेडी, उसका प्लॉट ऐसा होना चाहिए।
अब इसमें देख लेते हैं कि जो प्लॉट होता है वो दो प्रकार का इन्होंने बताया है। अरिस्टोटल ने दो प्रकार के प्लॉट बताए हैं, एक सिंपल प्लॉट बताया है, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट बताया है। तो जो सिंपल प्लॉट होता है उसमें सब चीज़ें एक सीक्वेंस से चलती हैं और ये समझने में बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। इसका एग्जांपल है J.M. सिंगर का राइडर टू द सी जो प्ले है, इनका ये एग्जाम्पल है, ये सिंपल प्लॉट का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स प्लॉट का एग्जांपल बताएं तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो होता है वो फ्लैशबैक के रूप में चलता है। उसमें पहले जो है प्रेजेंट में दिखाते हैं, फिर बाद में फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पीछे के सीन को थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। तो इसमें एक डिस्कवरी होती है और इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑडियंस के अंदर पूरी स्टोरी को जानने की, क्योंकि उसमें स्टोरी जो है थोड़ा थोड़ा करके रिवील किया जाता है, एक डिस्कवरी फॉर्म में दिखाया जाता है। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के लिए कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो होता है वो बेस्ट होता है। और अगर हम इसका एक सिंपल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखें तो अपने ही सब्जेक्ट का है तारा, जिसमें कि छोटे छोटे प्लॉट्स में हमको पता चलता है कि स्टोरी क्या है, पहले क्या हुआ था इंसिडेंट, कि आज ये सीन है। तो प्रेजेंट में जो सीन है उसका कारण जो है वो पास्ट के सीन्स में दिखाया जाता है। अब इसका एक प्ले जो है वो है ओडिपस रेक्स को देखेंगे तो इसमें भी ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स प्लॉट का, जिसमें कि जो परतें हैं वो थोड़ी थोड़ी खुलती हैं और धीरे धीरे स्टोरी का मेन जो है मोटिव पता चलता है ऑडियंस को। द प्लॉट रिक्वायर्स अ सिंगल सेंट्रल थीम इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द चेंज इन द प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लॉट होता है उसमें वो जो है उसमें सेंट्रल थीम होना चाहिए उसके हर एक सीन में, और वो लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, और जिससे कि जो चेंजेस है प्रोटैगनिस्ट के फॉर्चून में वो ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आए। कोई भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, प्लॉट इतने अच्छे से अरेंज होना चाहिए कि एक ऑडियंस देख के पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ पाए कि क्या कारण है कि प्रोटैगनिस्ट का जो ये डाउनफॉल हुआ है, उसका कारण, उसका जो मेन मैसेज है वो ऑडियंस तक अच्छे से पहुँचना चाहिए। अब यहाँ पे प्लेटो कहते हैं, एक कोट करते हैं और कहते हैं कि प्लॉट मीन्स अ लेंथ विच अलाउज ऑफ अ चेंज फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस और फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी इन द प्रॉपर लिमिट ऑफ लेंथ टू बी ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लॉट का जो लेंथ होना चाहिए वो एक लिमिटेड फॉर्म में होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे कि जो मिजरी से हैप्पीनेस है वहाँ तक वो लेकर जाए, या हैप्पीनेस से मिजरी तक लेकर जाए। तो ये ऐसा प्लॉट होना चाहिए, लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड फॉर्म का होना चाहिए और पूरी तरीके से डिफाइन होना चाहिए। अब अरिस्टोटल ने इसमें 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट दिए हुए हैं। एक ट्रेजेडी के प्लॉट में 3 क्या इम्पॉर्टेंट यूनिटी जो है वो होती है। फर्स्ट तो इसमें होता है एक्शन, सेकंड है टाइम एंड थर्ड है प्लेस। ये तीनों आपस में जुड़े हों, इनका कहना है कि ये जो तीनों यूनिटी हैं ये आपस में जुड़े होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। और एक्शन से नेसेसिटी क्लियर होती है, इसमें जो एक्शन होता है उससे नेसेसिटी क्लियर होती है। जो टाइम होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, एपिक के जैसी लेंदी नहीं होनी चाहिए। और जो प्लेस है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लेस ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, एक स्टेबल प्लेस होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सीन होना चाहिए। मीन्स कि क्या सीन चल रही है उस सीन के अकॉर्डिंग प्लेस का सिलेक्शन होना चाहिए और वो एक स्टेबल फॉर्म में भी होना चाहिए। तो ड्रामा में इफ़ेक्ट बना रहता है अच्छे से। जैसे कि अगर हम गजनी मूवी का एक सीन देखें जहाँ पे हीरो जो होता है वो एक रूम में होता है और उसी रूम में वो सारे अपनी चीज़ों को मेंटेन करता है, उसे बार बार उस सीन की उसी रूम की वजह से उसको सारे सीन्स याद आ जाते हैं और उसे जो है अपना मेन मोटिव याद आ जाता है कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ। तो ये जो रूम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है उस मूवी का। तो सेकंड जो एलिमेंट है वो है कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो कैरेक्टर है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, और इसमें जो है सभी स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं हीरो और हीरोइन का और कभी कभी विलेन का। तो कैरेक्टर जो है वो एक प्लॉट को बेस प्रोवाइड करता है, तो बिना कैरेक्टर के प्लॉट भी नहीं चल सकता है।
और बिना प्लॉट के कैरेक्टर्स भी अच्छे से डिफाइन नहीं होते हैं। तो ये कोरिलेटेड है। जो ईच कैरेक्टर होता है उसके अंदर सम एसेंशियल क्वालिटीज़ होती हैं, उसका जो कुछ एसेंशियल नेचर होता है, और ये अट्रैक्ट्स करता है मोर और लेस ऑडियंस के अटेंशन को, जिससे कि प्लॉट जो है वो प्लॉट में जो रिवील होता है। अब कहते हैं अरिस्टोटल कि जो मोरल पर्पस होता है हर एक कैरेक्टर का वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि जो मैसेज देना चाहता है वो कैरेक्टर, जो मोरालिटी फैलाना चाहता है वो अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है उस तक वो मैसेज पर्पसली पहुंच सके। जो कैरेक्टर होता है वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गुडनेस क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि विलन है, तो अगर विलन है उस स्टोरी में तो विलन का जो है वो उसका बैडनेस अच्छे से दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि विलेन का काम ही है बैडनेस, उसके अंदर बुराइयां होती हैं तो उसकी बुराइयों को अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए। अब जो है कैरेक्टर का जो मेन एक पर्पस होता है वो होता है कि उसका जो है जेस्चर, एक कैरेक्टर के अंदर उसके जेस्चर और पोस्चर को अच्छे से दिखाया जाना चाहिए, वेल डिफाइंड जेस्चर एंड पोस्चर होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल देखें तो जो किंग अकबर है, अगर किंग अकबर की बात करें तो उनका जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे व्यक्ति को परफॉर्म करना चाहिए जो वेल फिट बॉडी में हो, और उसका एटीट्यूड जो है प्राइड हो, उसकी जो वॉइस हो, उसकी जो आवाज़ हो वो हैवी हो, भारी हो, और उसका जो ड्रेस है वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, जिससे कि किंग का फील आए, ना कि कोई दुबला पतला व्यक्ति हो जिसकी आवाज़ बहुत पतली हो और जिसके बॉडी उतने, मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो उतना ज़्यादा प्राउड न दिखाए। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप एक किंग का रोल दे देंगे तो उसे किंग की फील नहीं आएगी। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो जेस्चर होता है जो बाहर से दिखता है, और उसका जो पोस्चर होता है, उसके बात करने का तरीका, उसके एक्टिंग करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए। उसके बाद अरिस्टोटल कहते हैं कि कैरेक्टर जो है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हर कैरेक्टर्स की अपनी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और अपने परफॉर्मेंस में सीन का जो फील है वो ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, जिससे कि पिटी एंड फियर जो है ऑडियंस में सक्सेसफुली अराउज हो सके। नेक्स्ट एलिमेंट है थॉट। तो अरिस्टोटल ने बताया है कि जो थॉट होता है वो प्लॉट के जो हर एक मोमेंट है उसको बताने का एक तरीका होता है। तो थॉट पावरफुल चीज़ है, तभी जब थॉट होगा तभी पता चलेगा कि हाँ जो सीन है, जो मोमेंट है प्लॉट का, उसमें क्या चल रहा है। तो थॉट अच्छा होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट द आइडिया और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजिक ड्रामा। जो ट्रेजिक ड्रामा होता है उसके क्या आइडियाज़ है, उसका इंटेलेक्चुअल क्या है, ये थॉट जो है थॉट के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। Thought means what the character think or feel during their career in the development of the plot। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लॉट का डेवलपमेंट है उसमें जो कैरेक्टर है उसका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो जो प्लॉट में अपना सीन दे रहा है, उस सीन में उसके अंदर कैसे थॉट्स अराउज हो रहे हैं, वैसे ही थॉट जो है ऑडियंस को फील में आना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो यही जो है ये थॉट का एक थॉट का पावर होता है। बात कर लेते हैं फिफ्थ एलिमेंट जो है वो है डिक्शन। तो डिक्शन इज़ द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द लाइन आर रिसीटेड। डिक्शन वो होता है जो कि लाइंस को के कंपोजिशन को बताता है, मतलब जो लाइंस हैं, कहाँ पे क्या सीन चल रहा है, उसमें कैसी लाइन होनी चाहिए, क्या लाइन बोला जा रहा है, उसका जो डिक्शन, उसके जो वर्ड हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है, और वर्ड के थ्रू ही हमें अच्छे से समझ में आता है कि स्टोरी में क्या चल रहा है। अब जो थॉट है वो कह रहे हैं कि जो थॉट होता है वो बताता है कि क्या चल रहा है, लेकिन डिक्शन जो है वही बताता है कि कैसे चल रहा है। मतलब जो शब्द हैं वो थॉट के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, सीन के अकॉर्डिंग शब्द का चयन होना चाहिए।
अब एक मैसेज को सक्सेसफुली कन्वे करने के लिए जो थॉट और डिक्शन है वो अच्छे से कोरिलेटेड होने चाहिए, जिससे कि मैसेज को अच्छे से कन्वे किया जा सके। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो पीके मूवी है जो सबने देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी रही है। तो इसका जो एक सीन है जहाँ पे जो आमिर खान है वो अच्छा शब्द को कितने वे में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है थॉट एंड डिक्शन का, कि वहाँ पे शब्द वर्ड तो एक ही होता है अच्छा, लेकिन उसका जो है किस प्रकार से थॉट प्रोसेस चलता है, उसमें किस प्रकार से उसको किस वे में एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे कि थॉट और डिक्शन तो वही होता है लेकिन थॉट से क्लियर हो जाता है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, मतलब बदल जाता है। अगर इन जो थॉट अगर चेंज हो और डिक्शन वही रहे, या डिक्शन अगर चेंज हो और थॉट वही रहे, तो जो है इससे मीनिंग में चेंजेस आते हैं। अब ये जो थॉट और डिक्शन है, इसी से डिफ़ाइन होता है कि एक ट्रेजेडी को कॉमेडी बनाया जा सकता है और एक कॉमेडी को ट्रेजेडी बनाया जा सकता है। जब हम कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें कोई सीन दिखाया जाता है जो कि कॉमेडी वे में दिखाया जाता है, जो कि थॉट एंड डिक्शन का ही प्रभाव होता है। और जो ट्रेजेडी होती है उसमें वही सीन को अगर हम ट्रेजेडी में दें तो थॉट और डिक्शन चेंज कर दिया जाए तो वही सीन ट्रेजेडी बन जाती है। अब यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट होता है वही वर्ड का सिलेक्शन करता है, वोकैबुलरी का सिलेक्शन करता है। अब वर्ड और वोकैबुलरी सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ऑडियंस अच्छे से समझ सके, और ऐसा होना चाहिए जो फीलिंग को एक्सप्रेस करने का पावर रखता हो। बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक जो होता है वो एक ट्रेजेडी का स्पाइस होता है, जो कि जैसे कि कॉरस के फॉर्म में कॉरस सॉन्ग जो होता है किसी भी प्ले के में, तो उसको परफॉर्म किया जाता है, जिससे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में कुछ कुछ पता चलता रहता है। तो वही जो है वो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट होता है। ये स्पाइस होता है किसी भी प्ले का। जैसे कि हॉरर है, अगर हॉरर प्ले चल रहा है तो हॉरर में आपको हॉरर साउंड बहुत ज़्यादा आएंगे, मतलब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर एक अजीब सा साउंड आता है, जिससे कि जो फियर है वो अराउज हो जाता है ऑडियंस के मन में। अगर फ़नी कुछ देख रहे हैं तो फ़नी में इस तरीके के लॉफिंग और इस तरीके के बीप की साउंड्स होती हैं, म्यूज़िक होता है, जिससे कि आपको फ़नी फील आता है। अगर रोमांटिक की बात करें तो रोमांटिक में इस तरीके के पीछे के म्यूज़िक चल रहा होता है, एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक जो एक फ़ील देता है रोमांटिसिज्म का। और जो सीरियस जो प्ले चल रहा हो उसमें जो सीरियस म्यूज़िक होता है वही फील देता है आपके जो है सीरियस प्ले को। तो म्यूज़िक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके ट्रेजेडी का और किसी भी प्ले का। अब म्यूज़िक को अरिस्टोटल बताते हैं कि ये जो है ये एक एक्सेसरी है, जो कि किसी भी ट्रेजेडी को सजाने का काम करता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो म्यूज़िक है वो सीन के अकॉर्डिंग ब्लेंड होना चाहिए, मतलब जैसा सीन चल रहा हो वैसा ही म्यूज़िक होना चाहिए, जो कि उस सीन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब सिक्स्थ एलिमेंट की बात करें तो जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो है एक्सपेक्टेटल। अब एक्सपेक्टेटल क्या है? स्पेक्टेटल का मतलब होता है बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं वो दिखाया जाता है इसमें, जो कि किसी भी प्ले का स्टेज होता है। अगर उस स्टेज को उसके सीन के अकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाए तो वो उस सीन को उतना ज़्यादा जो है कि पावरफुल नहीं बना पाएगा। तो सीन के अकॉर्डिंग ही स्टेज होना चाहिए। अगर आप किसी मूवी को देखेंगे, अगर रोमांटिक सीन चल रहा हो तो पीछे हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, प्लेजेंट वेदर दिखाई देता है, अच्छी हवाएं, नदियाँ, पहाड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई भीख मांगता हुआ कोई बेगर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर कोई सीरियस सीन चल रहा होता है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, तो वहाँ पे अगर आसपास हमेशा डिफ़िकल्ट ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे हीरो जो है वो रात के टाइम पे जा रहा है और वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में है, तो वहाँ पे हमेशा बिजलियाँ तड़केंगी और बारिश होगा और रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान होगा, बहुत आंधियाँ चलेंगी। इस तरीके का जो बैकग्राउंड होता है वो दिखाया जाता है। तो स्पेक्टेटल का मतलब होता है आसपास का जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो स्टेजिंग है वो कैसा है वो दिखाया जाता है। वो हमेशा सीन के अकॉर्डिंग होता है और स्टेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है यही यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो 7 क्वालिटीज़ होती हैं एक ट्रेजेडी में, लास्ट में इसको रफली देख लेते हैं।
तो फर्स्ट जो बताया है अरिस्टोटल ने, वो बताते हैं कि मेमेटिक होना चाहिए, सोसाइटी से इमिटेटेड होना चाहिए, और सेकंड जो है वो है इट इज़ सीरियस होना चाहिए। थर्ड जो है ये एक स्टोरी को कम्प्लीटली अच्छे से एक सिंपल मतलब लैंग्वेज में और एक बहुत ही लिमिटेड लेंथ में बताया जाना चाहिए कंप्लीट स्टोरी को। फोर्थ जो है वो कहते हैं कि इसमें रिदम और हारमोनी होनी चाहिए। हारमोनी क्या है, यूनिटी, हर एक सीन का एक यूनिटी होना चाहिए जिससे कि स्टोरी में कुछ भी मिस ना हो, अच्छे से डिफाइन हो। फिफ्थ ये कहते हैं कि रिदम एंड हारमोनी जो है वो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट पार्ट में के ट्रेजेडी में दिखाया जाना चाहिए, मतलब जैसा सीन हो वैसा ही जो है रिदम और हारमोनी दिखाया जाना चाहिए। सिक्स कहते हैं इट इज़ परफॉर्म्ड रैदर देन नरेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, परफॉर्म किया जाना चाहिए, ना कि स्टोरी सुनाई जानी चाहिए, नरेटेड नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अच्छे से फील नहीं आता है, और अगर परफॉर्म करके दिखाया जाता है तो उससे अच्छे से इफ़ेक्ट आता है। सेवन्थ बताते हैं कि इट अराउजेस फीलिंग, थॉट एंड कैथरसिस। अब यहाँ पे कहते हैं कैथरसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग। लास्ट में क्या होता है कि चीज़ों को रियलाइज़ किया जाता है, ये दिखाया जाता है, इसमें जो फीलिंग है रियलाइजेशन का वो आता है। एट तो है वो अनहैप्पी एंडिंग होना चाहिए, और एक ट्रेजेडी में डेथ होनी चाहिए, एक हाई डेथ जो होता है, हाई एम्बिशियस डेथ दिखाया जाता है इसमें, और स्टोरी जो होती है वो उसकी एंडिंग अनहैप्पी एंडिंग होनी चाहिए एक ट्रेजेडी में। तो फ्रेंड्स ये था, आई होप यू लाइक माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।